मंथन 2023 के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, असम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंतो जी, डॉक्टर पॉल साहब, बसंत गर्ग, सभी राज्य से उपस्थित डेलीगेट्स, युवा दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा यहाँ बताया गया, 2 दिन से आरोग्य मंथन चल रहा है। मैं मानता हूं कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन, कुछ आउटपुट लाना है, हम जहां है वहां से कुछ आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, हमें कुछ सीखना है। ऐसी स्थिति में डिस्कशन बहुत आवश्यक होता है। जब बसंत गर्ग जी बता रहे थे, 2 दिन में कई बिंदु पर विचार विमर्श हुआ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर विचार विमर्श हुआ, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसके पर विचार विमर्श हुआ, अपने अपने स्टेट में कितने समय में आप क्लेम पास करते हैं उसके पर कई लोगों को अवार्ड दिया गया। मैं मानता हूं कि ये आरोग्य मंथन से अमृत के रूप में जो हमें सफलता मिलेगी या तो आउटपुट मिलेगा, वो आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का विकसित डेवलप्ड कंट्री का स्वप्न है, उसको सिद्ध करने में उपयोगी होगा। आपको लगेगा कि डेवलप्ड कंट्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए ये आरोग्य मंथन कैसे उपयोगी हो सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि डेवलप्ड कंट्री में के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस चाहिए, देश के नागरिकों का बेस्ट हेल्थ भी चाहिए। जिस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते, ये देश के सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती, और जिस देश की सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती तो राष्ट्र कैसे समृद्ध बन सकता है। कोई भी राज्य को, कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। और इसलिए मोदी जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि हमारी आजादी के 100 साल जब देश मनाता हो, उस वक्त हम डेवलप्ड कंट्री बने, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या होगा। जब ये रास्ता तय करने की बात आई तो 2022 के 15 अगस्त के उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पंच प्राण के आधार पर हमारे देश को अमृत काल में गति देंगे। अमृत काल के 25 साल में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने का संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम पंच प्राण लेते हैं। एक प्राण में कहा कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। दूसरे प्राण बताते हुए मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी की सभी चिन्हों को मिटा देंगे। तीसरा प्राण बताते हुए कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। चौथे प्राण को बताते हुए कहा कि हम एकजुट रह के, मोदी जी कई बार अपने बात में कहते हैं कि जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति केवल एक स्टेप आगे बढ़ पाएगी, लेकिन हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या जब एक साथ, एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम एक साथ में 130 करोड़ स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। हम एकता के साथ काम करें। एक 25 साल में देश के हर नागरिक
अपने स्वयं को कर्तव्य पारायणता के साथ जुड़े, हम हमारा कर्तव्य को समझे। देश के लिए काम करना केवल सरकार का कर्तव्य है क्या? केवल ऑफिसर का कर्तव्य है क्या? जी नहीं, देश के 130 करोड़ की जनसंख्या का कर्तव्य है कि वो देश के लिए काम करे, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। और देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में मैं मानता हूं कि हमारा आयुष्मान भारत देश के नागरिकों को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और इसलिए मोदी जी ने 2018 में, आज से 5 साल पहले, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना की। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कैसे काम करेगी? हम देश को हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कैसे करेंगे? दोस्तों, मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में कैसे काम करें? तो मोदी जी ने जब आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की तो उसमें 4 कंपोनेंट को रखा गया, 4 पिलर एक आयुष्मान भारत योजना बनाती है। एक हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। जब ओबामा का शासन था यूएसए में, और उस वक्त उन्होंने अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए ओबामा केयर योजना लॉन्च की थी, और सारी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई, उसकी प्रशंसा हुई। दोस्तों, मोदी जी ने देश के 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ फैमिली, यानी कि 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। दोस्तों, छोटी बात नहीं है, ताकि एक गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को हेल्थ एक्सेसिबल हो। मैंने आजादी के बाद ऐसी कोई योजना नहीं देखी है जिसमें सोशल इक्वलिटी, सामाजिक एकता, आर्थिक असमानता को दूर करके सभी को एक समान दृष्टि से देखते हो। दोस्तों, मैं एक बार अपोलो में एक मेरे रिश्तेदार की एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी पूछताछ के लिए, हेल्थ की खबर लेने के लिए गया था। ये आयुष्मान भारत योजना की ताकत देखिए। ये अपोलो अस्पताल में एक समृद्ध परिवार के व्यक्ति का इलाज चल रहा था, तो उसके बगल के बेड पे एक गरीब परिवार के व्यक्ति, जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी थे, समृद्ध व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, उसके जेब में पैसा होता है, गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। और दोस्तों, बीमारी कहाँ किसी को पूछ के आती है? वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। बट जब गरीब के यहाँ कोई बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत आती है, हार्ट का ऑपरेशन करना है, किडनी का ऑपरेशन करना है, लीवर का ऑपरेशन करना है, उसके जेब में पैसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना उसके लिए आशीर्वाद रूप साबित हुई है। यहां सामने मैं बोर्ड देख रहा हूं, 25 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बन चुके हैं, 5.5 करोड़ लाभार्थी को लाभ मिल चुका है, 70 करोड़ रुपया का खर्च किया गया है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति में गरीब परिवार को ये योजना उपयोगी होती है। कोई गरीब परिवार में, सामान्यतः गरीब परिवार में महिला को सबसे ज्यादा सहन करने की नौबत आती है। महिला स्वयं को कहती है, कोई घर में पहले बच्चा बीमार है उसकी ट्रीटमेंट कराओ, उसके हस्बैंड बीमार है उसकी पहले ट्रीटमेंट कराओ। महिला अपने स्वयं को पीछे रखती है। लेकिन जब आयुष्मान भारत योजना का एक्सेस मिला है, आज हमारी बहनों को भी, जितने लाभार्थी पुरुष है इतने ही लाभार्थी हमारी बहन भी है,
उसको भी उसका ऐसे ही लाभ मिल रहा है। दोस्तों, बहन आगे आके अपना इलाज करा रही है। ये आयुष्मान भारत योजना की ये सफल गाथा है। आज तक आयुष्मान भारत योजना में अभी ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। पहले ट्रांसजेंडर को ट्रीटमेंट कराना, उसके लिए दिक्कत होती है। उसके लिए स्पेशल क्लिनिक का भी लास्ट वीक में ही आरएमएल अस्पताल में प्रारंभ किया गया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि एक ऐसी योजना है जिस योजना के लाभार्थी, मैं एक बार रक्सौल गया था और रक्सौल के लाभार्थी सम्मेलन में एक महिला ने आयुष्मान भारत योजना उसके लिए कैसे आशीर्वाद रूप हुई उसके बारे में अनुभव कथन किया था। मंच पर बैठे लोगों के आंखों में भी आंसू निकल आए थे। दोस्तों, ऐसी योजना से हम हेल्थ को एक्सेसिबल कर रहे हैं। हम योजना से हेल्थ को एफोर्डेबल बना रहे हैं। वैसे ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत योजना का दूसरा पिलर है। देश में 1,70,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया। वहां मुफ्त मेडिसिन, मुफ्त इलाज, मुफ्त स्क्रीनिंग, वेलनेस के लिए भी योगा सेशन लगाना, फूड के लिए अवेयरनेस करना, ऐसे कई कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आयुष्मान भव कैंपेन के तहत आज सुबह मुझे रिपोर्ट मिली और यहां हमारे एसपी सिंह बघेल जी बता रहे थे 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लगाया गया। ये हेल्थ मेला में लोगों का स्क्रीनिंग रेगुलर हो जाए और जब प्राइमरी स्टेज पर ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसे कैंसर में जब फर्स्ट स्टेज में होता है तब स्क्रीनिंग हो जाने से हम व्यक्ति का जीवन को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हेल्थ को एक्सेसिबल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कभी टोकन में नहीं सोचा, जैसा मैंने बताया हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए, वहां डॉक्टर चाहिए। तो देश में मेडिकल की सीट 54,000 9 साल पहले थी। ये 9 साल में वो 54 से 1,07,000 आज के दिन में हो गई, यानी कि डबल हो गई। मेडिकल कॉलेज डबल हो गई, पीजी की सीट डबल हो गई, ताकि देश के डॉक्टर को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत ना आए। यहां ही उसको एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले। और दोस्तों, कोविड क्राइसिस ने हमने बहुत कुछ सिखाया। सभी समय पर जो कुछ बेस्ट करने की आवश्यकता हो, चाहे कुछ हमारी कमियां हो, तो कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी मोदी गवर्नमेंट हमेशा कार्यरत रही है। कोविड क्राइसिस के दरमियान और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो उसमें से आइडेंटिफाई किया गया और 64,000 करोड़ रुपीस 5 साल में 64,000 करोड़ रुपीस खर्च करके आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपीस का खर्च करके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट और रीजनल लेवल पर डायग्नोसिस करने के लिए एक लेबोरेटरी की श्रृंखला तैयार करना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ के लास्ट विलेज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और ब्लॉक लेवल पर किस टाइप का डिसीज चल रहा है रेगुलर, उसका डेटा को एनालिसिस करके, जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोई नया पेंडेमिक जैसी स्थिति, कोई न्यू डिसीज मेरे देश के कोई कॉर्नर में दिख तो नहीं रहा है ना, जो पहले से ही ध्यान में आ जाए, तो उसका इलाज करने के लिए, उसके लिए मेडिसिन का रिसर्च करने के लिए, उसके लिए वैक्सीन का रिसर्च करने के लिए एपिडेमियोलॉजी लेबोरेटरी से हमें सहायता मिल सकती है। उस उद्देश्य के साथ एक श्रृंखला तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी पेंडेमिक जैसी स्थिति में हम अच्छी तरह से लड़ पाए।
दोस्तों, ये देश की विरासत, ये देश की क्षमता में कभी कमी नहीं थी। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर से हमेशा समृद्ध रहा है। सवाल इतना ही है कि उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम ये व्यवस्था को यूटिलाइज करके देश की हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट करना चाहते हैं। फोर्थ पिलर है, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का समय है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। दोस्तों, जब आईटी का युग आया तब हिंदुस्तान ने आईटी सेक्टर को प्राथमिकता दी, और जब वो सनराइजिंग सेक्टर था, राइजिंग सेक्टर था, तब हम उसमें गए। आज आउटसोर्स के द्वारा आईटी सेक्टर में दुनिया का काम बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद में बैठ के होता है। वैसा ही डिजिटल हेल्थ है, राइजिंग सेक्टर है। आने वाले दिनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ इश्यू को रिजोल्व करने के लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। इस सेक्टर में हिंदुस्तान ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एडवांस इनिशिएटिव लेके काम करना चालू किया, और इस G20 इंडियन प्रेसिडेंसी में हेल्थ सेक्टर में हमारी प्रायोरिटी भी थी, और डिजिटल हेल्थ के इंडियन इनिशिएटिव को लेके WHO ने भारत का डिजिटल हेल्थ सेंटर WHO में बनाने के लिए भारत के इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करते हुए वहां डिजिटल हेल्थ सेंटर बनाने के लिए सुनिश्चित किया है। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे मदद किया, आप सब लोगों ने देखा होगा। जब कोविड चल रहा था, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, कोविन प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, और एक कोविन प्लेटफॉर्म पर सभी वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, उसका रिकॉर्ड रखा गया। दुनिया के लोग ट्रैवल करते थे, वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, उसके लिए वो राइटिंग में लिखा हुआ सर्टिफिकेट लेके घूमते थे डेवलप्ड कंट्री में भी। तब दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक अपने मोबाइल में कोविन ऐप ओपन करके दिखाते थे, माई सेल्फ इज फर्स्ट डोज वैक्सीनेटेड, माई सेल्फ इज सेकंड डोज वैक्सीनेटेड। हमें डिजिटली सर्टिफिकेट मिलता था, हम स्वयं डाउनलोड कर लेते थे, हमें दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमें मिला सपोर्ट है। यहां अभय अकाउंट 45 करोड़ अभय अकाउंट ओपन किया गया है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हर स्टेट में हमें उस पर मिशन मोड में काम करना चाहिए। हम बहुत फाइल लेके घूमते रहे। हम कई बार एक डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब हमारे पास पिछली बार जो हमने हमारे रिपोर्ट कराए हो या तो टेस्टिंग रिपोर्ट बनाए हो, अभी नहीं रहा, तो फिर डॉक्टर साहब कहेंगे कि रिपोर्ट फिर से बनाओ। सारी हिस्ट्री रखने की आदत हमारे पास नहीं है। ये डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हम हमारा रिकॉर्ड अभय अकाउंट में रख सकते हैं, हमारी फाइल अभय अकाउंट में रख सकते हैं, और जब हमें कोई बीमारी आए और हम डॉक्टर साहब के पास जाए तो हम हमारा अभय अकाउंट नंबर दे, वो अपने कंप्यूटर में उसका एक्सेस करें। आपके मोबाइल में ओटीपी आए, आप उसका ओटीपी नंबर दो, तब उसके कंप्यूटर में ये आपका अकाउंट ओपन हो, वो देख पाए कि आपको डायबिटिक है, कब से है, क्या टैबलेट ले रहे हैं, सारा रिकॉर्ड उसको उपलब्ध हो जाए, और कौन सी बीमारी है आपको पूछने की नौबत उसको बहुत कम लगेगी। सारी हिस्ट्री को समझते हुए डॉक्टर को सुविधा हो जाएगी आपको आगे की ट्रीटमेंट के लिए। और जब आप वहां से आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, आप लॉग आउट कर दो, बाद में वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब एक्सेस करना है तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ जोड़ के हम हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। इंडिया का डिजिटल मिशन की सराहना दुनिया में हो रही है। हेल्थ सेक्टर में जो काम हो रहा है उसकी सराहना WHO में हो रही है। हम आने वाले दिनों में ये 4 पिलर पर काम करके देश में 25 साल जो हमारा अमृत काल का समय है, ये अमृत काल के समय में हम देश की
सभी नागरिकों को अच्छी हेल्थ सुविधा प्राप्त हो, किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता ना हो, हर टाइप की मेडिसिन भी देश में उपलब्ध हो, हर टाइप की डायग्नोस्टिक सिस्टम भी देश में हो। कोई गरीब परिवार है तो उसके लिए भी आयुष्मान भारत जैसी योजना का इंप्लीमेंटेशन हो। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक अप्रोच से इस दिशा में आगे बढ़ के समृद्ध भारत बनाने के लिए हेल्थ सेक्टर की जो जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए इस टाइप के आरोग्य मंथन जैसे कार्यक्रम हमें बहुत सहयोगी हो सकता है, हमें बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ जब बसंत अपनी बात रख रहे थे, मुझे खुशी हुई। यहाँ कई लोगों को अवार्ड से, कई स्टेट को अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सम्मान हमें प्रेरणा देता है, सम्मान हमें प्रोत्साहित करता है, सम्मान हमें हौसला बढ़ाता है। जिस राज्यों ने अपने यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस करके अवार्ड के अधिकारी बने हैं, ये राज्य के साथ उसके पीछे रहने वाले राज्यों को कंपटीशन करनी चाहिए। वो 4 दिन में, उत्तराखंड वाले 4 दिन में क्लेम मंजूर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है उसकी सिस्टम, क्या सुविधा है। चलो हमारे स्टेट में भी यही होना चाहिए। ये स्टेट ने सबसे ज्यादा आभा कार्ड, आभा अकाउंट ओपन किया है, क्या करते हैं वो, हम भी हमारे स्टेट में उसका इंप्लीमेंटेशन करके हमारे स्टेट में करें। सबसे ज्यादा लाभार्थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाभ लेते हैं और उसका पैसा तमिलनाडु ने कहा कि वो कॉर्पस फंड को बना के जो पैसा गवर्नमेंट अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी का आता है, तो गवर्नमेंट अस्पताल है तो उसका अच्छी तरह से उपयोग करके और हमारी हेल्थ सेवा को कैसे बेटर बनाए, उन्होंने अच्छा काम किया होगा ताकि उसको यहां से सम्मान मिला। तो उन्होंने क्या किया, जो लोगों को ये अवार्ड नहीं मिला है, मैं मानता हूं कि राज्य को, जिस राज्य अवार्ड के अधिकारी बने हैं उसके साथ बातचीत करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करनी चाहिए, आपस में कंपटीशन होनी चाहिए। और इस बार ये स्टेट मंच पर आए थे, इस बार हम मंच पर आएंगे और मंत्री जी के हाथों से इनाम को स्वीकार करेंगे। ये भाव से हम काम करेंगे, स्मूथ और हेल्दी कंपटीशन करके हम हमारे राज्य में हेल्थ सर्विसेज को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।